रात की खामोशी में शोभित अपने कमरे में बैठा था। उसकी मेज पर एक पुरानी किताब थी जिसमें एक सूखा गुलाब और एक चिट्ठी थी जिसे वह जलाकर ख़त्म कर देना चाहता था, क्योंकि उसमें उसकी पुरानी यादें और वो लम्हे लिखे हुए थे जिसे वह जीवन भर जीना चाहता था। लेकिन हालातों के आगे वह सपने चूर हो जाते हैं। वह उन यादों को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता था, लेकिन दिल उसे यह करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। वह दिल के कारण वह उन चीज़ों को मिटा नहीं पा रहा था। यह सोचते सोचते उसकी आँख लग जाती है और वह आँखों को बंद करके अपने अतीत में खो जाता है। पहाड़ी शहर रायपुर, जहाँ हर गली में चाय की खुशबू और हर मोड़ पर शोभित की अधूरी कहानी शुरू होती है। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। वह लाइब्रेरी में बैठा लाइब्रेरी की धूल के बीच में खोया हुआ शोभित किताब में कुछ खोज रहा था जो जिंदगी में उसे छीन लिया था। वह था सुकून। उसकी ज़िंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसी दौरान लाइब्रेरी का दरवाज़ा खुलता है और हल्के से तनु अंदर की ओर आती हुई दिखाई देती है। वह तनु उसके भीगे हुए बालों की बूंदें ज़मीन पर गिर रही थीं। उसके परफ्यूम की खुशबू हवा में फैल रही थी। शोभित पहली बार उसे देखता है, लेकिन दिल की धड़कन जैसे सदियों से उसे जानती हों। लेकिन तनु अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। वह एक किताब उठाती है जो कि फटी हुई थी। किताबों के सारे पन्ने नीचे गिर जाते हैं। जिसे उठाने के लिए वह नीचे झुकती है और उसी में खो जाती है। और शोभित भी उसकी मदद करने के लिए वह पन्ने उठाने लगता है। तभी दोनों के हाथ एक दूसरे को छूते हैं। तनु अपना हाथ पीछे की ओर ले जाती है, लेकिन वह शोभित की मासूमियत को देखकर मुस्कुरा देती है। उसकी मुस्कुराहट शोभित के दिल में एक निशान बनाकर रह जाती है। अब हर दिन, हर मोड़, हर जगह जैसे किस्मत उन दोनों को मिलाना चाहती है। वह टकराते हैं। चाय वाली आंटी भी मज़े से कहती हैं कि लगता है ऊपर वाले ने तुम दोनों का टाइम टेबल सेट कर रखा है। यह सुनकर दोनों मुस्कुराते हैं, लेकिन हमेशा यह कहते कि ऐसी तो कोई बात नहीं है। तनु और वो दोनों हर समय बात नहीं करते, लेकिन जितनी भी बात करते वह दिल पर छप जाती। उनके बीच एक बिना बोले ही रिश्ता पनपने लगता है। फिर भी वो दोनों क्यों चुप थे, उन्हें खुद ही नहीं पता चल रहा था। हर इंसान अपनी खामोशी में कुछ छुपाना चाहता है और उन दोनों के बीच में बहुत कुछ छुपाने के लिए था। तनु के घर की कहानी उससे भी गहरी थी। उसका परिवार बहुत ही मिडिल क्लास का था। उसकी माँ बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही थी, जिसके इलाज के लिए उसे बहुत से रुपए की आवश्यकता थी और इन सब की जिम्मेदारी तनु के कंधे पर थी। उसी समय तनु के लिए विक्रम का रिश्ता आता है, जो कि बहुत ही हैंडसम और मशहूर बिजनेसमैन था और एक साइको व्यक्ति
भी था जिसे लोगों पर अपना कंट्रोल करना अच्छा लगता था। लेकिन घर के हालात के कारण तन्नू को शादी के लिए हाँ करना पड़ता है, लेकिन अपनी खुशी से नहीं करती है, क्योंकि वह दिल के किसी कोने में शोभित से प्यार करने लगी थी। लेकिन हालातों के कारण वह अपने दिल के उस कोने में ताला लगा देती है जो शोभित के लिए धड़कता है। शोभित को खबर लगती है कि तन्नू की सगाई हो गई है, तो उसे लगता है कि अब वह तन्नू को खो चुका है। तो वह उस किताब को पकड़कर अपने सीने से लगाकर खूब रोता है। तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह अतीत में आ जाता है। वह सोचता है कि वो तन्नू के बिना कैसे रह पाएगा। दूसरी तरफ तन्नू अपनी शादी का जोड़ा पहने आईने के सामने खड़े होकर अपनी किस्मत पर रोती है। लेकिन अभी उसने निश्चय कर लिया था कि मैं शोभित को भुलाकर विक्रम के साथ विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। तन्नू और विक्रम की शादी हो जाती है। जब विक्रम तन्नू के पास कमरे में आता है तो तन्नू का दिल धड़कना शुरू कर देता है। लेकिन विक्रम की बात सुनकर वह डर जाती है, क्योंकि विक्रम कहता है कि तुम्हें मेरे मुताबिक चलना होगा। विक्रम तन्नू पर इतनी सारी पाबंदी लगाता कि वह उसे किसी से ना बात करने देता, ना किसी से मिलने देता। वह हर समय तन्नू पर अत्याचार करता। एक दिन वह तन्नू के चरित्र पर उंगली उठाता है। यह सुनकर उसके अभिमान को ठेस पहुंचती है। वह घर छोड़कर मैके चली जाती है, जहां वह गुमसुम से रहती, ना किसी से कोई बात करती, ना किसी को कुछ कहती। एक दिन उसकी दोस्त प्रिया शिप्रा उसके घर आती है। तन्नू शिप्रा को अपने दिल की हर बात बता देती है और यह सुनकर शिप्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिप्रा तन्नू को लेकर शोभित के पास जाती है। तन्नू कहती है, अब मैके वाले भी मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? तब शिप्रा तन्नू को लेकर आरव के पास जाती है। आरव को शोभित को देखकर तन्नू लड़खड़ा जाती है, पर शोभित उसे संभालता है, उसे अपने घर पर रखता है और उसके हालात को देखकर बहुत दुखी होता है और उसकी परेशानी और चुप्पी को तोड़ने के लिए वह हर मुमकिन कोशिश करता है। उसकी कोशिश कामयाब होती है। धीरे धीरे तन्नू जीना सीखने लगती है और वह कमज़ोर तन्नू नहीं रह जाती। एक रात तन्नू खिड़की के सामने बैठी हुई थी। तभी शोभित उसके पास आता है और तभी तन्नू उससे कहती है कि मैं बहुत टूट चुकी हूँ। तब शोभित कहता है कि टूटे हुए लोग ही सबसे खूबसूरत होते हैं, क्योंकि उनसे रोशनी गुजरती है। तब तन्नू शोभित के सीने पर सर रख देती है और कहती है, शोभित, मुझे तुमसे प्यार है। यह केवल प्यार नहीं, मेरी रूह की खुशबू है। तभी शोभित खुश हो जाता है कि तन्नू ने अपने दिल की बात उसे बता दी। यह सब बातें जब विक्रम को पता चलती हैं तो वह गुस्से और बौखलाहट में शोभित के घर आता है। उसे कहता है कि तुमने तन्नू को
बहला फुसला कर अपने प्यार में फंसा लिया है। तभी तनु विक्रम के सामने आकर कहती है कि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी खुद चुनूँगी। शोभित और तनु एक दूसरे का हाथ पकड़कर तनु शोभित विक्रम से कहती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। यह सुनकर विक्रम को एक धक्का सा लगता है और अपनी गलतियाँ उसको महसूस होती हैं कि उसने तनु पर कितने अत्याचार किए थे, और वह उन दोनों की ज़िंदगी से चला जाता है। शोभित और तनु उस शहर को छोड़कर दूसरे शहर चले आते हैं। वहीं उन दोनों ने शादी कर ली। तनु शोभित के कंधे पर सिर रखकर कहती है कि इश्क यादों में नहीं, जिम्मेदारियों में परखा जाता है, और जहाँ रूहें मिल जाएं वहाँ मोहब्बत अमर हो जाती हैं। यह सुनकर शोभित तनु के माथे पर किस करता है। इसी के साथ हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा, और इस स्टोरी पर एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।